हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर डिफरेंट स्टेट्स के, जो अकाउंट ऑफिसर, ऑडिट इंस्पेक्टर, अकाउंटेंट या जो पिछले साल ईपीएफओ का एग्जाम हुए हैं डिफरेंट स्टेट्स में, उनके जो क्वेश्चन पेपर है उनका सोल्यूशन हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। 2023 के, 24 के, 25 के जो क्वेश्चन पेपर है, इनका ये क्वेश्चन पेपर मैंने लिए हैं एंड इनका सॉल्यूशन ये सीरीज में डिस्कस हो रहा है। एंड इस सीरीज में आज मेरा 7वां लेक्चर वीडियो है। 6 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो हर लेक्चर में मैं क्वेश्चन पेपर के 2 पेजेस के जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कराती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 99 से लेकर के आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 108 तक हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 से शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये पिछले साल ही 30 नवंबर 2025 को एग्जाम हुआ था, उसी का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और है, ये है स्कैन किया हुआ, क्वेश्चन पेपर से स्कैन किया हुआ पोर्शन है, बट कुछ जगहों पे ये थोड़ा सा ब्लर्ड है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये सेम जो कंटेंट है, सेम क्वेश्चन जो है यहाँ पे वर्ड के फॉर्म में भी लिखा है, ताकि आप साफ साफ भी पढ़ सके। ठीक, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 की सीवीपी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट। सीवीपी एनालिसिस किस असम्पशन पे बेस्ड है? तो ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। पहला क्या है, कॉस्ट कैन बी कैटेगराइज इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज कांस्टेंट, कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड सेल। ठीक है, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है सीवीपी एनालिसिस का असम्पशन। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ ये क्वेश्चन कहां से है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी मतलब होता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड सीवीपी एनालिसिस के ही अंडर में आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। सुना होगा आपने, ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कंट्रीब्यूशन, ये सब जो पढ़ते हैं ना, वो इसी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सीवीपी एनालिसिस से क्वेश्चन है कि सीवीपी एनालिसिस का असम्पशन क्या है। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट जो एनालिसिस है, इसमें बेसिकली हम स्टडी करते हैं कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसकी स्टडी होती है। ठीक, अब ये जो सीवीपी एनालिसिस है, इसके कुछ असम्पशन है। तो इसके असम्पशन क्या क्या है, वो अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन कर लोगे, नहीं पता है तो दिक्कत आएगी। तो इसके मैं आपको सारे ही असम्पशन बता देती हूँ। यहाँ पे 3 असम्पशन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन में दिए हैं, लेकिन और भी इसके असम्पशन है, तो मैं आपको सारे असम्पशन बताऊंगी। सबसे पहला इसका असम्पशन क्या है कि कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट। ये इसका पहला असम्पशन। अगला क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट होती है, ये दूसरा असम्पशन। कॉस्ट एंड रेवेन्यू जो होता है ये इन्फ्लुएंस होता है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड सेल से, ये तीसरा असम्पशन। अगला असम्पशन क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होती है, चौथा असम्पशन। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहती है विद इन रिलेवेंट रिलेवेंट रेंज। ठीक है, अगला क्या है, प्रोडक्शन इक्वल सेल्स, नो चेंज इन इन्वेंट्री, फिक्स्ड प्रोडक्ट मिक्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, एंड इफिशिएंसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी रिमेन अनचेंज। ठीक है, तो ये इसके सीवीपी एनालिसिस के असम्पशन है। तो आप देखिए इसमें जो ऑप्शन में दिया है, क्या ये असम्पशन है? तो कॉस्ट कैन बी कैटेगराइज इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल, तो हाँ, कॉस्ट को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं इसमें, फिक्स्ड एंड वेरिएबल में, तो ये तो है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट, तो ये भी है। कॉस्ट एंड रेवेन्यू क्या इन्फ्लुएंस होते हैं वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड सेल से, तो हाँ, ये भी है। तो यहाँ पे आपको आंसर समझ में आ गया होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों ही असम्पशन है सीवीपी एनालिसिस के, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बजट। इसमें से कौन सा टाइप ऑफ बजट नहीं है? ठीक है, फिक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट, रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट, कैश बजट, कौन सा टाइप ऑफ बजट नहीं है? तो अभी पिछले ही लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया था टाइप ऑफ बजट। ठीक है, बजट कई टाइप के होते हैं। अगर ड्यूरेशन के बेसिस पर डिवाइड करें तो शॉर्ट टर्म बजट, लॉन्ग टर्म बजट, फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पर डिवाइड करें फिक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट, और क्या था, कवरेज के बेसिस पर डिवाइड करें तो फंक्शनल बजट, मास्टर बजट। ठीक है, और भी कई बेसिस थे, तो बहुत सारे बजट मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे। ठीक, आपको इसमें बताना है कि कौन सा बजट नहीं है। तो फिक्स बजट मैंने पिछले ही लेक्चर में डिस्कस किया था। फिक्स बजट क्या होता है, वो बजट जो एक सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल 100 यूनिट अगर हमें प्रोडक्शन करना है, तो मटेरियल का कितना खर्चा, लेबर का, ओवरहेड का कितना खर्चा,
तो इस टाइप का एक सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए जो बजट बना है दैट इज कॉल्ड फिक्स बजट। फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? फ्लेक्सिबल बजट मतलब अलग अलग फ्लेक्सिबल डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए जो बजट बने वो फ्लेक्सिबल बजट। यानी 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो तो कितना, 150 का हो तो कितना, 200 का यूनिट का प्रोडक्शन करना है तो मटेरियल वगैरह कितना लेंगे। तो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए जब हम बजट बनाए तो उसे कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट। ठीक। अगला क्या है? कैश बजट। कैश बजट में बेसिकली फ्यूचर में कितनी कैश रिसिप्ट हो सकती है, कहां कहां से पैसा आएगा, कैश की पेमेंट फ्यूचर में कितनी हो सकती है, तो ये कैश एस्टिमेट किया जाता है, तो ये कैश बजट में होता है। ठीक। रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट कभी सुना है क्या? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट कुछ होता ही नहीं है, तो दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ बजट। तो इसमें पूछा है ना कौन सा टाइप ऑफ बजट नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट कोई बजट नहीं होता है। इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड से मिलता जुलता वर्ड आपने सुना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अभी पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट कोई बजट नहीं होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बेसिकली वो अकाउंटिंग होती है जिसमें मैनेजर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की परफॉर्मेंस के लिए मैनेजर को जब जिम्मेदारियां अकाउंटेबल बनाया जाता है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होते हैं। पिछले लेक्चर में इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। ठीक है, तो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक इज यूज्ड टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइक। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक जो है इसका यूज किया जाता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में। ठीक है, कौन कौन से? मेक या बाय डिसीजन, शट डाउन डिसीजन, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट डिसीजन, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक, तो मैं आपको बता दूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग टेक्निक है जिसमें केवल क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है डिसीजन लेने में, ये खास बात है। एक होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों को कंसीडर किया जाता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसमें केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, डिसीजन लेने में, शॉर्ट टर्म बिजनेस डिसीजन लेने में, और इसकी मदद से बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक इज यूज फॉर, वैसे मैं सारे ही बता देती हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे मेक या बाय डिसीजन हुआ, मेक या बाय डिसीजन मतलब कोई प्रोडक्ट है उसका कंपोनेंट हम खुद बनाएं कि बाहर किसी सप्लायर से खरीदे, तो इसे कहते हैं मेक या बाय डिसीजन। शट डाउन डिसीजन मतलब क्या है कि सपोज करिए ऑफिस की कोई ब्रांच है या कोई शोरूम है किसी शहर में, उसे शट डाउन करें कि उसे कंटिन्यू करें, या कोई फैक्ट्री को टेम्परेली या कॉन्टिन्यूअस बंद कर दें कि उसे चलाएं, तो इसे कहते हैं शट डाउन डिसीजन। देखिए अगर लॉस हो रहा है तो फिर ये डिसीजन लिया जाता है कि उसे शट डाउन करें कि उसे चलाते रहें, तो दिस इज शट डाउन डिसीजन। अगला क्या है, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट, यानी प्रोडक्ट प्राइसिंग से रिलेटेड डिसीजन हुआ, या डोमेस्टिक मार्केट में ही प्रोडक्ट बेचे कि बाहर फॉरेन मार्केट भी एक्सप्लोर करे, कुछ न्यू मार्केट भी एक्सप्लोर करे, तो इस टाइप के जो डिसीजन है। या ब्रेक इवन एनालिसिस भी मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत आता है। प्रॉफिट प्लानिंग, यानी एक पर्टिकुलर प्रॉफिट कमाने के लिए कॉस्ट कितनी रखें, वॉल्यूम कितना रखें, सेलिंग प्राइस कितना रखें, तो उसे कहते हैं प्रॉफिट प्लानिंग। तो इस मार्जिनल कॉस्टिंग इसमें भी यूज होता है। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, यानी प्रोडक्ट, एक कंपनी उसके कई प्रोडक्ट है जैसे मार्केट में, तो कौन कौन से प्रोडक्ट रखे, किनका कॉम्बिनेशन रखें, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। सेल्स मिक्स डिसीजन, कोई स्पेशल ऑर्डर है इसे एक्सेप्ट करे कि ना करे, तो इस टाइप के जो डिसीजन है वो मार्जिनल कॉस्टिंग से लिए जाते हैं। ठीक है, अब जरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मेक या बाय डिसीजन, तो हाँ ये मार्जिनल कॉस्टिंग से लिया जाता है। शट डाउन डिसीजन, हाँ ये लिया जाता है। एक्सप्लोर न्यू मार्केट, हाँ ये लिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे फिर आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक ऑफ मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल की टेक्निक बतानी है। पहला है ईओक्यू, जेआईटी, जस्ट इन टाइम, एबीसी, ऑल ऑफ द अबव। तो मैं बता दूं मटेरियल कंट्रोल पहले होता क्या है और इसकी सारी टेक्निक मैं बता दूंगी, फिर आप देखिएगा इसमें कौन सा आंसर है। तो देखिए मटेरियल कंट्रोल मतलब क्या है कि मटेरियल पे कंट्रोल करना। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल भी, सेमी फिनिश गुड भी, फिनिश गुड भी। ठीक है, मटेरियल में तीनों आते हैं। तो मटेरियल हमेशा राइट क्वांटिटी पे, राइट टाइम पे, मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल हो। ठीक है, इसके लिए मटेरियल को प्रॉपर
मटेरियल के रिगार्डिंग प्रॉपर प्लानिंग करना, स्टोरिंग करना, कंट्रोलिंग करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि प्रोडक्शन चल रहा हो, मटेरियल खत्म हो जाए, रॉ मटेरियल खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मटेरियल कंट्रोलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सही क्वांटिटी में मटेरियल बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, एक ऑप्टिमम लेवल, सही लेवल होना चाहिए स्टोर में मटेरियल का। तो वही है, राइट क्वांटिटी सही समय पे मिनिमम कॉस्ट पे हो, तो इसके लिए मटेरियल कंट्रोल बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट मटेरियल कंट्रोल टेक्निक, कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल कंट्रोल टेक्निक क्या है? ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जेआईटी, जस्ट इन टाइम, जब जरूरत हो तभी मतलब मटेरियल सप्लायर से मंगाया जाए। एबीसी मतलब मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाए, इस पे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाए, ए कैटेगरी का मटेरियल हाई वैल्यू, बी कैटेगरी का मीडियम लो, सी कैटेगरी का लो वैल्यू आइटम, ठीक है। इसके अलावा और भी मटेरियल कंट्रोल की टेक्निक होती है, जैसे वीईडी, जैसे एफएसएन, जैसे मैक्सिमम मिनिमम या रीऑर्डर लेवल या परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो ये भी कुछ मटेरियल कंट्रोल की टेक्निक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है, ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो ये मटेरियल कंट्रोल की टेक्निक है। जेआईटी, जस्ट इन टाइम, ये भी मटेरियल कंट्रोल की टेक्निक है। एबीसी, ये भी मटेरियल कंट्रोल की टेक्निक है, ठीक है। तो आप आंसर समझ गए होंगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट वेदर टू मैन्युफैक्चर अ कंपोनेंट और प्रोड्यूस इट इन ऑर्गेनाइजेशंस ओन फैक्ट्री और बॉट फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर इज कॉल्ड। अच्छा, ये जो मैनेजमेंट का ये जो डिसीजन होता है ना कि कोई कंपोनेंट है प्रोडक्ट का, उसको खुद बनाए कि बाहर किसी सप्लायर से खरीदे, तो इस टाइप के डिसीजन को क्या कहते हैं? तो अभी मैंने बताया, इसको मेक और बाय डिसीजन कहते हैं, कि सामान खुद से मेक करें कि बाहर से खरीदें, ठीक है। शट डाउन डिसीजन तो वो होता है ना कि हम कोई फैक्ट्री है, कोई शोरूम है, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उसको शट डाउन करें कि कंटिन्यू करें। और एक और डिसीजन देखिए ऑप्शन में दिया है, डू और डाई, नहीं डू और डाई नहीं, प्रोडक्ट, ये गलत लिखा हुआ है, ये देखिए प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स की भी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रहा है मेक और बाय डिसीजन, ठीक है। तो इस टाइप का ये जो मेक एंड बाय डिसीजन है, ये एक मैनेजरियल डिसीजन होता है जिसमें सामान खुद बनाए कि बाहर एक्सटर्नल सप्लायर से खरीदे, तो दिस इज मेक अ बाय डिसीजन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, बिजनेस का रिकॉर्ड मेंटेन करना, तो ये तो होता है अकाउंटिंग में, तो ये तो ऑब्जेक्टिव है। टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस, तो हाँ ये भी ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। टू डिपिक्ट कैपिटल लायबिलिटी एंड एसेट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, तो हाँ ये भी ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कैपिटल है, एसेट है, लायबिलिटी है, उसको शो करना, हाँ ये भी है। तो तीनों है, तो यानी दिस इज द आंसर, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। बट पढ़ भी लेते हैं इसको। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सनल एसेट एंड पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, यानी बिजनेस एंटरप्राइज का जो ओनर है उसके पर्सनल एसेट कितने के हैं, पर्सनल लायबिलिटी कितने के हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। तो ये अकाउंटिंग का पर्पस नहीं है। आप वैसे भी जानते हैं अकाउंटिंग में क्या होता है, बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन होती है, बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, कम्युनिकेट किया जाता है। जो ओनर के पर्सनल फाइनेंशियल अफेयर्स हैं, पर्सनल फाइनेंशियल जो चीजें हैं, उसको बिजनेस की बुक में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। और वैसे भी आप बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। जो बिजनेस के बुक ऑफ अकाउंट है उसमें बिजनेस के एसेट, लायबिलिटी, प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड किया जाता है, ओनर के नहीं रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कंसाइनी अकाउंट इज इन नेचर ऑफ, जो कंसाइनी अकाउंट होता है क्या वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या सारे टाइप के अकाउंट है, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल में मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया है। तो वहां पे सबसे पहले कंसाइनी कौन होता है ये भी समझना जरूरी है। वैसे मैं बता दूं, दिस इज अ पर्सनल अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट किस टाइप का है, पर्सनल अकाउंट है ना। देखिए रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट मतलब किसी एसेट से रिलेटेड अकाउंट, फिजिकल कोई एसेट हो, ठीक है, या चलो नॉन फिजिकल भी हो, ठीक है, इंटेंजिबल भी हो, कि गुडविल वगैरह, ठीक है। तो ये वो रियल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट मतलब प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड अकाउंट, खर्चे इनकम से रिलेटेड अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट यानी किसी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट। तो देखिए कंसाइनी अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। क्योंकि कंसाइनी अकाउंट किसके नाम पे ओपन किया जाता है, कंसाइनी के नाम पे। कंसाइनी क्या है, एक पर्सन हो सकता है, कंसाइनी एक बिजनेस हो सकता है, कंसाइनी बेसिकली क्या होता है, कंसाइनर का एजेंट होता है।
कंसाइनी का काम क्या होता है? कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या होता है? दो पार्टी होती है, एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में ये होता है ना, दो पार्टी हो, एक कंसाइनर एक कंसाइनी। ये जो कंसाइनी होता है क्या करता है? ये रिसीव करता है गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनर से इसको गुड्स मिलते हैं कंसाइनमेंट पे, ये इनको सेल करता है गुड्स को ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के बिहाफ में ये गुड्स को सेल करता है और इसको मिलती है कमीशन। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक है। तो ये कोई इंडिविजुअल हो सकता है ना, ये कोई बिजनेस हो सकता है ना, तो इट इज अ पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट जो होता है वो एसेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, नॉमिनल अकाउंट खर्चे इनकम से रिलेटेड होता है। ठीक, तो आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है ना, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग आपने टॉपिक पढ़ा है, वहां से क्वेश्चन है। कुछ 14-15 कॉन्सेप्ट कन्वेंशन मैंने पढ़ाए हैं डिटेल में, वहीं से क्वेश्चन है कि रेवेन्यू इज जनरली कंसीडर्ड एज रियलाइज्ड, रेवेन्यू इज जनरली कंसीडर्ड एज रियलाइज्ड, यानी रेवेन्यू को कंसीडर किया जाता है कि वो रियलाइज्ड, रेवेन्यू रियलाइज हुआ है कब? एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल, या एट द टाइम ऑफ इनफ्लो ऑफ कैश, या एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। हम कब मानेंगे कि रेवेन्यू रियलाइज हुआ है? दिस इज द क्वेश्चन। हम कब मानेंगे रेवेन्यू रियलाइज हुआ है? जब अग्रीमेंट हुआ है, जब सेल हुआ है, जब कैश आया है, या जब प्रोडक्शन हुआ है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैंने कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन, या कह लीजिए रेवेन्यू रियलाइजेशन प्रिंसिपल मैंने पढ़ाया है। वहां पे मैंने आपको डिटेल में बताया था कि रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज किया जाता है। रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है व्हेन द सेल्स टेक प्लेस, जब सेल होती है तब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है। सेल होने का मतलब क्या है? सेल होने का मतलब है कि ओनरशिप एंड जो रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये ट्रांसफर होता है बायर पे। ठीक है, ये सेलर है। सेल हम कब कहेंगे कि सेलर ने सेल किया, सेल हो गई है? कब हम कहेंगे? जब ये जो बायर है इसको ओनरशिप मिल जाए, ठीक है, वो जो गुड्स है उसकी ओनरशिप मिल जाए, और उस गुड से रिलेटेड जो भी रिस्क रिवॉर्ड है वो जब इसके पास हो जाए, मतलब ट्रांसफर हो जाए, तो हम कहेंगे सेल हो गई। ठीक है, तो रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज या कह लीजिए रियलाइज माना जाता है। भले ही कैश का पेमेंट अभी हुआ है चाहे नहीं हुआ, ये मैटर नहीं करता, अगर गुड्स या फिर सर्विसेज इसके पास पहुंच गए हैं, जो भी रिस्क रिवॉर्ड है वो अब इस पे लाइबल है, तो हम कहेंगे कि सेल हो गई है और अब हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होता है या कब रियलाइज होता है? बताइए, इन चारों में क्या आंसर होगा? रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होता है या रियलाइज होता है? एट द टाइम ऑफ सेल, जब सेल हुई। और सेल कब मानी जाती है? जब गुड्स या सर्विसेज बायर के पास पहुंच गए। तो यहाँ पे क्या आंसर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज ट्रांसफर टू। जब ये पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है इसको किस में ट्रांसफर किया जाता है? डेटर अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में, कैश अकाउंट में, कि कैपिटल अकाउंट में? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग से ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो क्या होता है बताइए? जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो जितने एसेट्स होते हैं, कैश बैंक को छोड़ के जितने एसेट्स होते हैं, जितनी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, उन सबको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? याद आ रहा है ना, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन होता है। जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं, उसमें हम जितने भी एसेट हैं, लायबिलिटी है, उनको ट्रांसफर करते हैं। ठीक, तो ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है, ये किससे रिलेटेड है? डेटर से रिलेटेड है ना, तो फिर इस अकाउंट को भी क्लोज किया जाता है एंड रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, एंड इसके लिए जो जर्नल एंट्री होती है वो ये होती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इसी के साथ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट क्लोज होता है और वो ट्रांसफर होता है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो मिल गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? रिलेटिंग टू द क्लोजिंग स्टॉक फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसके बारे में इन चारों में से कौन सी बात ट्रू है ये बताना है। सबसे पहला है द फिगर इज शोन ओनली इन द ट्रेडिंग अकाउंट, द फिगर इज शोन ओनली इन द बैलेंस शीट, द फिगर इज शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, द फिगर इज शोन एज अ पार्ट ऑफ परचेज इन द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सी बात सही है। ठीक, तो मैंने ये चीज जब मैंने फाइनल अकाउंट पढ़ाया है और उसमें जब एडजस्टमेंट पढ़ाया है तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक के लिए अलग से बताया है
कि क्लोजिंग स्टॉक हैज डुअल इफेक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है इसका डुअल इफेक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसका मतलब क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक को, देखिए फाइनल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें बनती है, एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनता है पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनता है बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट में, ठीक है। तो मैं कह रही हूं कि जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका डुअल इफेक्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसको दो जगह रिकॉर्ड किया जाता है इस स्टेटमेंट में। ये जो फाइनल अकाउंट में 3 स्टेटमेंट आते हैं उसमें क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। कहां कहां पे, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक इज क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। एंड क्लोजिंग स्टॉक की मदद से ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, तो वहां पे क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड किया जाता है। एंड क्लोजिंग स्टॉक इज एन एसेट, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उसके अंत में जितना स्टॉक बच गया, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए करंट एसेट है ना। अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स, फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो भी अनसोल्ड स्टॉक बच गए वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, और ये करंट एसेट है, तो इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड भी रिकॉर्ड करते हैं। तो इसीलिए जो क्लोजिंग स्टॉक है इट हैज डुअल इफेक्ट, दो जगह इसे रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फिगर इज शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए। अगले लेक्चर में अब मैं पार्ट 8 आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो आई होप आज जो मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो प्लीज अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको वीडियो लाइक करना है, एंड प्लीज मुझे 1 सेकंड का ही समय लगेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक दीजिएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।